हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदन स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे आपके कोल्ड वार क्या है और कोल्ड वार को कैसे डिफाइन करें, मीनिंग क्या होता है। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या, पहले तो कोल्ड वार का जितना भी एक स्टोरी आपको बता दूंगा कि कोल्ड वार कैसे स्टार्ट हुआ एक तरह से, और फिर कुछ रिटर्न भी है यहाँ पे, आपके कुछ रिटर्न लिखा हूँ 2-3 पॉइंट्स आपके लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कोल्ड वार क्या है तो आप तो स्टोरी बताएंगे, लेकिन साथ साथ में आप उसको 1-2 लाइन में डिफाइन भी कर दीजिएगा। यस, कोल्ड वार इसको रेफर करता है दो आइडियोलॉजीज को, यूएसएसआर है यूएसए को। तो वो कुछ पॉइंट्स है जिसको लास्ट में मैं आपको एक बार रीड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए अच्छा होगा। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ कोल्ड वार ये था, और इसको ऐसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कोल्ड वार। देखिए, कोल्ड वार जो है आपके, इसका मैंने टाइम लिखा है 1945 से 1991 तक आपके कोल्ड वार का फेस रहा था। और दूसरा देखिए, कोल्ड वार में आप इसको ये मत बोलिएगा कि जो ठंडी में लड़ाई लड़ा गया था उसको कोल्ड वार कहते हैं आपके, क्योंकि नाम ही है कोल्ड वार, मतलब आएगा ही। मैंने एक बार किसी से पूछा भी था तो बताया था बेचारा कोल्ड वार मतलब ठंडी में लड़ा गया युद्ध, तो थोड़ा सा हंसी आता है, लेकिन वो ठंडी में लड़ा गया नहीं है, एक रेफर करता है, टेक्नोलॉजी है बेसिकली आपका, जो उस इवेंट को, उस युद्ध को एज अ कोल्ड वार रेफर कर रहा है। ठीक है, जिस तरह पोएम में नहीं होता है आपके, पोएम में तो जो कवि लोग होते हैं एक एक चीज को ऐसे कंपेयर कर देते, पता चलता है इसका ये इससे कंपेयर हो रहा है। क्लास 10th में एक फायर एंड आइस था आपके, उसमें फायर को ऐसे कंपेयर किया गया, आइस को ऐसे कंपेयर किया गया। तो ऐसे ही बात है आपके, ये कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा नाम वैसा काम होगा, कभी कभी टर्मिनोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो आगे क्या है आपके, हाँ देखिए यहाँ 45 और 1991 मैंने बता दी फेज था। देखिए अब यहाँ दो चीजें को समझ जाना पॉइंट। पहला तो देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से 1918 तक, सेकंड 1939 से 1945 तक। ठीक है, जापान पे बॉम्बिंग हुआ था 6 अगस्त 9 अगस्त 1914 डेट के लिए। यहाँ क्या था, देखिए हम जानते हैं कि आपके वर्ल्ड वार सेकंड में क्या थी, पावर, ये दो गुट में पावर आपकी डिवाइड थी, बहुत सारी कंट्री एक तरफ, बहुत सारी कंट्री एक तरफ। तो उन्होंने ग्रुप का नाम रख दिया, एक आपके ग्रुप का नाम था एलाइड पावर, दूसरा का एक्सेस पावर नाम था। एलाइड पावर में यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, जिसको लीड कौन करता था, यूएसए। सेकंड था एक्सेस पावर, जर्मनी, इटली, जापान, इसको कौन लीड कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। ठीक है, तो देखिए अब बात आता है कोल्ड वार स्टार्ट कैसे हुआ। जहां आपके वर्ल्ड वार सेकंड कंप्लीट हुआ, यूएसए ने बॉम्बिंग कर दिया जापान पे, उसके बाद से ही आपका कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब देखिए, अब सवाल आता है कि देखिए यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं आपके कि जो यूएसएसआर और यूएसए दोनों साथ में थे, यानी एलाइड फोर्सेस में थे, दोनों साथ में वर्ल्ड वार लड़े भी थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों अलग हो गए और दोनों आपस में एक तरह से कोल्ड वार लड़ने लगे। तो देखिए, यूएसए ने बॉम्बिंग किया किस पे, जापान पे। जब बॉम्बिंग किया आपके तो न्यूक्लियर वेपन था जो उसने यूज किया, उस समय पूरे देश को चौंका दिया था कि हाँ मेरे पास वेपन है। उसका तो टेस्ट भी हो गया, लेकिन जो जितने भी इसके ग्रुप में थे उस कंट्री को पता ही नहीं था कि यूएसए के पास बॉम्ब भी है, वो भी न्यूक्लियर है। मान लीजिए 2 ग्रुप है, अगर 2 ग्रुप बनाया जाता है किसी का, तो 5-10 उसमें लोग हैं, मान लीजिए किसी काम पे दिया गया कि हाँ आप लोग को इस काम पे करना है, पता चलेगा एक जो आदमी है उसके पास कुछ ऐसा टूल्स है जिसको पता ही नहीं है ग्रुप के मेंबर को, तब तो वहां तो सरप्राइज लगेगा, दिल टूट ही जाएगा, नहीं यार पता नहीं था उसके पास इतना है, हम लोग इसी तरह मेहनत कर रहे थे, ये तो हमें भी बम गिरा सकता है। तो यहाँ पे था इसके जो दोस्त थे जिनके साथ वो युद्ध लड़ा आपके यूएसए, उनको पता ही नहीं था कि इसके पास क्या है, वेपन्स है। उस टाइम जब बॉम्बिंग किया तो सबको पता चला, उस टाइम यूएसएसआर को भी पता चला, और यूएसएसआर वहां पे सरप्राइज हो गया, उसका दिल टूट गया, वो भी समझा कि क्या हो गया। एक पल के लिए सोचा, अरे तुम्हारे पास बम है, तुम हमको बताया ही नहीं कि तुम बम रखे हो, न्यूक्लियर वेपन, और तुम बॉम्बिंग कर दिया। कल को तो थोड़ा हम ज्यादा बोलेंगे तो तुम मेरे पे भी न्यूक्लियर अपना गिरा दोगे। तो ये था आपके, यहाँ से क्या हुआ, टेंशन स्टार्ट होने लगा कोल्ड वार का। ठीक है, कोल्ड वार का टेंशन स्टार्ट होने लगा। देखिए अब क्या हुआ, अब आपके वर्चस्व का लड़ाई होने लगा। एक तरफ यूएसएसआर सोचता था नहीं हम भी वर्ल्ड वार लड़े हैं एक तरह से आपके, और मेरा भी जो है आइडियोलॉजी स्प्रेड होना चाहिए। और इधर था यूएसए। यूएसए क्या था, यूएसए था कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और इधर यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था। देखिए कम्युनिस्ट क्या होता है आपके, वो होता है जिसमें क्या रहता है कि आपका जो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, वही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको आपके कम्युनिस्ट बोलते हैं। जिस तरह चाइना क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्राइवेट चीज़ों को बहुत मिनिमल है, एक तरह से है ही नहीं, बहुत मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, आपका गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा था, यूएसए जो सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को, यूएसएसआर है जो कम्युनिस्ट चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। तब हो गया और भिड़ंत आपके। पहले तो थोड़ा सा एग्रेशन था, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडियोलॉजी थोड़ा मैच हो जाती तो जो एग्रेशन था, मान लो यही ना लड़ाई होता है कि तुमने क्यों मारा, तुम उनको बताया नहीं,
ऐसे होता है, जनरली हम लोग में भी लड़ाई होता है, तो इस तरह कंट्री में भी लड़ाई हो तो मान लीजिए यूएसए मना देता कि तुम चिंता क्यों करता है, बम हम देखो हम बनाए थे, हम लोग के भविष्य के लिए न बनाए थे। यूएसए समझाता उस टाइम उनको, यूएसए सर को देखिए नहीं बम मारते तो जापान मारता, मानता नहीं ना मानता। तो कहने का मतलब है कि हम बनाए इसीलिए ना कि वर्ल्ड वार जीत जाते, तो प्यार से यूएसए सर को समझा देता और मान भी लेता, लेकिन आइडियोलॉजी मैच करता था। मे भी आइडियोलॉजी मैच ही नहीं कर रहा है, वो कम्युनिस्ट चीज़ों को सपोर्ट करता है और ये आपके कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। तब यहाँ पे और एग्रेशन बढ़ गया। अब मान लीजिए अब जापान तो सरेंडर कर दिया एक तरह से, तो यूएसएसआर वर्चस्व में आ रहा है, वर्चस्व का लड़ाई हो रहा है कि नहीं जीते हम भी हैं। और देखिए यूएसएसआर भी पहले के टाइम में बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, यूएसए से कम नहीं हुआ करता था। तो यहाँ तो वर्चस्व का लड़ाई होने लगा कि कौन है अब मेरा। अब मान लीजिए देखिए वर्चस्व का लड़ाई कहने का मतलब है कि जो मेरा आइडियोलॉजी है वो सब जगह फैले। अगर कैपिटलिज्म हम सपोर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कंट्री हैं वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करें, तभी ना मेरा भी प्रमोशन होगा। यस यूएसए, हम यूएसए मॉडल को देखकर काम करेंगे, कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे। वो देखिए जनरल यहाँ होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे सोसाइटी में भी देखिए एक्टर एक्ट्रेस बहुत होते हैं जिनके हेयर स्टाइल चीज़ों को हम लोग कॉपी करते हैं। एक्टर एक्ट्रेस भी क्या बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे फैंस हैं, मैं अपने बदौलत नहीं, मेरे फैंस ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए उनका हेयर स्टाइल या कुछ भी उनकी एक्टिंग हो, हम लोगों ने क्या किया है उसको बूस्ट किया, हम लोगों ने उसको कॉपी किया है, उसको देखा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको ट्रेंड में ला रहे हैं एक तरह से, जिससे कि क्या उसका और वर्चस्व बढ़ रहा है। अगर फैन फॉलोइंग देखिए तो सलमान का, शाहरुख खान का, पंकज त्रिपाठी का, कैसे? क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से ट्रेंड में ला रहे हैं, ट्रेंडिंग में ला रहे हैं चीज़ों को, उसके डांस कॉपी कर रहे हैं, उसके हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें क्या आ रही हैं, ट्रेंड में आ रही है, जिससे कि उसका और एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रहा है। उसी तरह यूएसए क्या चाहता था, आपके कुछ नहीं, आप हमारे आइडियोलॉजी को लीजिए, सब कंट्रीज क्या होते थे, कॉलोनी से आज़ाद हुए थे, तो चाहता था कि जितने भी कंट्रीज है वो मेरे मॉडल को फॉलो करें, आपके कैपिटलिज्म हो जाए आपके, नहीं तो आपके यूएसएसआर चाहता था कि आपके कम्युनिस्ट हो जाए। लेकिन यहीं पे लड़ाई होने लगा था। इसका पहला क्या हुआ था कि कोरियन वार भी इसी के चलते हो गया था। तो इधर मैंने लिखा है बहुत सारा वार, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी क्या था, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, स्टोरी यही था कि दो आइडियोलॉजी का वार हो रहा था, जिसमें कि यूएसए चाहता था कि मेरा आइडियोलॉजी स्प्रेड करे और यूएसएसआर चाहता था कि मेरा आइडियोलॉजी स्प्रेड करे, जिसके चलते लड़ाई आपके होते रहा। और कोल्ड वार का मीनिंग समझते हैं। देखिए कोल्ड वार कहने का मतलब क्या है, अब डिफिनीशन पे आ रहे हैं। देखिए डिफिनीशन पे, कोल्ड वार कहने का मतलब है एक ऐसा वार जिसमें दो सुपर पावर लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनका अपना जमीन नहीं है, उनका अपना टेरिटरी नहीं है, यानी अपने प्लेस पे, अपने जमीन पे छोड़ के, अपने घर में नहीं लड़के दूसरे जगह जाके लड़ रहे हैं आपके, और उनका वेपन्स भी यूज नहीं हो रहा, यानी डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। हाँ मान लो चले गए कोरिया, कोरिया में क्या हो रहा है एक तरह से, वहाँ के जो नेता है, नहीं तुम बनो ना, तुमको कैपिटलिज्म देंगे, हम फंड करेंगे तुमको, तुम खड़ा हो जाओ यहाँ पे और कैपिटलिज्म को प्रमोट करो। वहाँ के नेता हैं उनको बोल दिया गया, और उधर से आपके यूएसएसआर भी कर रहा है कि नहीं हम तुमको फंडिंग करेंगे, तुम कम्युनिस्ट बनो। तो बीच में क्या होगा, वार होने लगेगा उस चीज़ों को लेकर। तो वहाँ पे वार क्रिएट करा देगा, दोनों कंट्री दोनों है, देख रहे हो, दोनों कंट्री क्या कर रहा है, वार को क्रिएट करा दे रहा है, लेकिन दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दोनों दूर रह रहा है, दोनों का कुछ नुकसान हो रहा है नहीं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, जो कंट्री है। अगर नॉर्थ कोरिया तो नुकसान नॉर्थ कोरिया का होगा, अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान में होगा, वियतनाम में होगा तो वियतनाम का होगा, लेकिन वो सबका नहीं होगा। तो इसका एक बार मैं रीड करूंगा जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। लेकिन कोल्ड वार का मतलब यही समझिएगा, एक ऐसा वार जिसमें कि दो सुपर पावर क्या करें, साथ में लड़े नहीं। साथ में लड़ने का मतलब क्या है, आपका कि डायरेक्टली लड़े, वेपन तैयार है तो वेपन से लड़ रहे हैं, लेकिन वो साथ में नहीं लड़े और डायरेक्टली नहीं लड़के हुए प्रॉक्सी वार। देखिए प्रॉक्सी वार क्या हो जाता है, प्रॉक्सी वार मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसमें, हाँ देख रहे हैं ऊपर से कि हाँ लड़ो लड़ो, दो कंट्री लड़ रहे हैं, लेकिन उनका उन्हीं के चलते वार क्रिएट हुआ है। वो वार किसके चलते क्रिएट हुआ, तो उन्हीं के चलते क्रिएट हुआ है, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं एक तरह से, वो डायरेक्टली लड़ नहीं रहे हैं, उनके जो लोग हैं एक तरह से जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं। मान लो कोई कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अमेरिकन नहीं है या वो अमेरिका के सोल्जर्स नहीं है, वहाँ के लोग हैं, एक तरह से वो लड़ रहे हैं। तो कोल्ड वार कहने का मतलब वही है कि एक ऐसा वार जिसमें कि दो सुपर पावर साथ में लड़े नहीं, एक तरह से उनके आइडियोलॉजी को लेकर वार चल रहा होगा। लेकिन बात वही है कि कहने का मतलब लड़ तो रहा ही है, वेपन सब तो यूज हो ही रहा है, आपके कहा जाता है कि वेपन्स यूज नहीं हो, लेकिन यहाँ कहने का मतलब कि उन दोनों का वेपन्स तो यूज हो ही रहा है, वार है तो वेपन्स यूज होगा ही, सिंपल है, लेकिन वो दोनों साथ में आकर वेपन्स यूज नहीं करेंगे, तो उसको कोल्ड वार। अब आते हैं थोड़ा यहाँ रिटर्न मटेरियल है, इसको एक बार और इलैबोरेट करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए कोल्ड वार क्या कर रहा है, रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशन, ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। देखिए यानी एक कंपटीशन, एक टेंशन है, सीरीज हो रहा है, सीरीज मतलब लगातार चलते रहना, समझ में आ रहा है, एक घमासान है जो लगातार चल रहा है आपके। तो एक
आपके सीरीज ऑफ कन्फेडरेशन है जो दो कंट्री में यूएसए एंड सोवियत यूनियन में चल रहा है आपके। तो देख रहे हैं रेफर कर रहा है, मतलब कोल्ड वॉर को रेफर किया जो मैंने पहले बताया था आपको। तो देखिए कोल्ड वॉर क्या है, कंपटीशन एक टेंशन है जो सीरीज ऑफ कन्फेडरेशन है बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन में चल रहा है। फिर दूसरा क्या है, कोल्ड वॉर डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन फाइटिंग बिटवीन टू ओपोनेंट्स, यानी दो ओपोनेंट्स है उसमें लार्ज मिलिट्री आपकी नहीं हो एक तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा हो गुट में लड़ाई हो रहा कि यहाँ आपके लड़ रहे हैं लेकिन होता नहीं है बहुत ज्यादा एक तरह से एक्सेस नहीं हो, लेकिन हो जाता है। वियतनाम का देख लीजिए उसमें बॉम्बिंग हो गया, यूएसए ने इतना बॉम्बिंग गिरा दिया, तो वार तो हो ही जा रहा है। सवाल इसमें ये भी ना आ रहा कि आप बोल रहे हो कि वेपन यूज नहीं हो रहा है सर, तभी भी वेपन यूज हो जा रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि इसमें तो दो कंट्री की बात किया जा रहा है ना, तो दो कंट्री आपस में नहीं लड़ रहे हैं, आपस में साथ में नहीं फाइट कर रहे हैं, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यूएसएसआर और जो यूएसए है इसका देखिएगा ना, तो ये दो कंट्री सर्वाइव किस पे करते हैं आपके जनरली वेपन से। यूएसए तो साफ साफ उसी पे टिका हुआ, नया नया वेपन बनाएगा सेल करेगा। अगर दुनिया में युद्ध रोक दिया जाए तो यूएसए आपका नहीं चल पाएगा, उसका इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या नया नया वेपन बनाएगा वही सेल करेगा। तो जब तक वार चलेगा तब तक यूएसए अच्छा ग्रोथ करेगा। जहां वार आपकी दुनिया से हटा जाए तहां देख लीजिए, क्योंकि आप इंडिया का क्या है, इंडिया आपके एक ही चीज पे नहीं डिपेंड है। इंडिया में बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसपे हम लोग डिपेंड हैं, आपके एक चीज पे डिपेंड नहीं है। लेकिन यूएसए क्या है आपका वेपन्स, उसी पे उसका चलता ही है। अगर बंद कर दिया जाए लड़ाई झगड़ा तो बेचारा उसका दुकान ही बंद हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए। और यूएसएसआर का भी वो भी नया नया मिसाइल बनाता है, यूएसए भी नया नया मिसाइल बनाता है, सेल करेगा दूसरे कंट्री को, ये ले लो मिसाइल तुम्हारी इजराइल आपके, और जितने मतलब सेलिंग का काम ही है इसका, तभी इससे इसका घर चल रहा है आपके यूएसए का। तो कोल्ड वॉर डिनोट्स द एब्सेंस ऑफ लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन को क्या होता है आपके फाइटिंग इसमें एब्सेंस होती है। एक प्रॉक्सी वार होता है जिसमें कि दो कंट्री हैं वो डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं आपके कहीं और जाकर, और दो कंट्री को समझ लो, मतलब एक ऐसा वार है जिसमें कि तुम मतलब सही खतरनाक वार है देखा जाए तो। सही में पहले कहने का मतलब है आपका कि पहले तो वर्ल्ड वॉर में सब साथ में आके लड़ता था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बेचारा तुम गए, तुम्हारे चलते समझ लो एक और घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे चलते एक और घर बर्बाद हो रहा है। वहां का जो लोग हैं वो आपके सफर कर रहे हैं, वो कंट्री समझो कितना साल पीछे चला जाएगा बस तुम्हारे चलते। और इन लोग का उसमें भी इकोनॉमी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वेपन सप्लाई करेगा इस कंट्री को। हम साउथ कोरिया हम तुमको वेपन दे रहे हैं, तुम लड़ाई लड़ो, अफगानिस्तान हम तुमको वेपन दे रहे हैं, लड़ाई लड़ो। तो ये सब है आपका, तो बहुत खतरनाक वार इसको कहा जाएगा, इजी नहीं है। देखिए रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन, देखिए टू आइडियोलॉजीज के बिटवीन है, कैपिटलिज्म आपके, कम्युनिज्म है आपके जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट है जिसमें रेफर कर रहा है कंपटीशन टेंशन ऑफ सीरीज कन्फ्रंटेशन यूएसए यूएसए, यानी साफ साफ कॉमन है यूएसए यूएसए, यानी इन्हीं दोनों के चलते कोल्ड वॉर हो रहा है। बस सोचो इन्हीं दोनों के एग्रेशन के चलते आपके। आज देख लिया जाए आपके यूक्रेन और क्या है यूएसएसआर, और ये भी क्या है एक तरह से कोल्ड वॉर को बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ आपके यूएसए चाहता था कि तुम नाटो में आ जाओ, नाटो मेंबर बन जाओ एक तरह से, और यूएसएआर जो था आपके वो चाहता था नहीं कि तुम रहो, तुम भाई हमारे ही भाग थे, टूटे थे हमसे, तुम रहो एक तरह से, क्यों उधर जा रहे हो? तो सवाल ये भी आता है। तो बहुत सारे सब वही आइडियोलॉजी को लेकर, कौन मेरा आइडियोलॉजी मेरे साथ आ जाए तो सही हो जाए। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ यहाँ पे देखिए क्या था, कोल्ड वॉर का इवेंट चला था, देखिए सबसे पहले तो कोरिया में चला था, दूसरा था वियतनाम में 1955 से 75 में 20 साल तक चला था लगभग, मत पूछिए। फिर इसमें अभी इसमें ड्रॉप कर 27 करोड़ कम से कम मिसाइल वियतनाम में यूएसए गिरा दिया था, बताइए। कह रहे हैं कोल्ड वॉर, कह रहे हैं ना कोल्ड वॉर, लेकिन इसमें क्या है बोल रहे हैं नो वेपन्स। लेकिन देखिए सवाल वही आ जाता है, एक बड़ा सवाल आपके माइंड में आ जाएगा कि वेपन बोल रहे हैं सर, लेकिन वेपन तो इतना यूज हो जा रहा है आपके। लेकिन वही है कि ये दोनों साथ में नहीं, हाँ हेल्प करता है, देता है एक तरह से आपके। फिर अफगानिस्तान में हुआ था 1978 से 1988 तक, इसमें 10 ईयर्स रसिया आ गया था बेचारा कि नहीं तुम मेरी आइडियोलॉजी तुम मेरे साथ रहो। और फिर आपके 2001 से 2021 तक क्या था 20 ईयर्स हो गया था जिसमें यूएसए आ गया था आपके। फिर गल्फ वार हुआ था 1991। तो देखिए इन्हीं दोनों के चलते, कंट्री के चलते जितने भी वार्स आज देख रहे हैं, एग्रेशन है ना, इसी के चलते है। और कोल्ड वॉर एक लंबा टॉपिक है, लंबा क्या सबके बारे में मान लीजिए कोरियन वार मैंने कंप्लीट करा दिया, फिर वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफगानिस्तान, फिर आपके गल्फ वार क्या था, और इसमें बर्लिन का जो था बर्लिन का जो वॉल बना था वो कैसे टूटा, वो कैसे ब्रेक डाउन हुआ, और दूसरा आपका और कुछ नहीं है। हाँ तो ये मेनली था आपके आइडियोलॉजी वार था जिसमें यूएसए और यूएसएसआर आपका मेनली यही था, और ये था कोल्ड वार। अगर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये कुछ पॉइंट्स था, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके। और ये था कोल्ड वार, कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है, ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया।